हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द नीड टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। एंड इन केस आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप वो पहले देख लो, इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे और इंडियंस जो थे वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, उनके अनजस्ट लॉज मतलब जो अन्याय भरे जो कानून थे उनके अगेंस्ट इंडियंस हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे कि ब्रिटिश के होते हुए इंडिया में एजुकेटेड क्लास डेवलप हो चुका था, मतलब एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो गया था पढ़े लिखे लोगों का इंडिया में जो ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुका था और ब्रिटिश के अन्याय और कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुका था। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया के जो लॉयर्स थे, इंडिया के जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, वो लोग कोर्ट में प्रोटेस्ट करते थे और इक्वेलिटी मांगते थे। जैसे यूरोपियंस को तो पनिशमेंट मिलती थी बट बहुत कम मिलती थी या नहीं के बराबर मिलती थी, बट इंडियंस को हमेशा इनजस्टिस मिलता था ब्रिटिश के कोर्ट्स में। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया अब जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के आज़ाद होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाता है जो 26 जनवरी 1950 में पारित कर दिया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी कानून बनते हैं वो सब संविधान के आधार पे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बनते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखेंगे, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया। सो 2005 में ये जो एक्ट आता है ये क्या कहता है, ये बोलता है कि जो भी डॉटर होगी फैमिली की, लाइक आपकी सिस्टर है, तो उसको पूरा राइट है आपके फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का। आपके पास घर है, खेत हैं, सब में से वो हिस्सा ले सकती है। सो ये नए कानून आखिर बनते कैसे हैं, हाउ न्यू लॉज कम अबाउट, आखिर ये कानून कैसे बनते। सो आपको पता है पार्लियामेंट हाउस इंडिया का, पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कैसे कानून बनता है, एक बिल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक बिल एक्ट कैसे बनता है, इसकी पूरी जर्नी आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगी। सो अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। सो अब हम देखते हैं कि जब कोई लॉ बन जाता है, जब एक्ट बन जाता है, तो उसके बनने के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ नहीं ला रही है, कोई कानून नहीं ला रही है, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकती हैं कि आपने ऐसा बोला था, या कोई चुनावी वादे, जैसे इलेक्शन में कभी कभी जो पार्टीज़ होती हैं वो जीतने के लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस करती है वोटर से, तो उसके लिए भी जो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वो उन्हें याद दिला सकती हैं, या फिर मीडिया या सिटीजन्स सब मिलके उन्हें याद दिलाते हैं। अब एक कानून की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश ने लाया था। रॉलेट एक्ट है क्या? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक नया एक्ट लाती है, दैट वाज रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का मूवमेंट करते हुए पकड़े गए, आपने किया इनकलाब जिंदाबाद या कोई भी आप किसी भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हुए मिले, तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। 2 साल तक आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब आप आगे चल के गलत साबित होंगे या सही, वो मैटर नहीं करता, 2 साल तो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल को हड़ताल अनाउंस। सो इसके बाद 10 अप्रैल का दिन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 10 अप्रैल को क्या होता है, एक पीसफुल प्रोसेसन लोग निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल। सो आपने देखा रॉलेट एक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मसाकर की। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, मसाकर मतलब हत्याकांड होता है। 1000 पीपल के लगभग मारे गए थे, ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ मैं। और ये लोग मारे गए थे, जनरल डायर अमृतसर का पुलिस का हेड था, वहाँ का सुप्रिटेंडेंट था, उसने ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा। वुमेन के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, घरों में उन्हें मारा पीटा जाता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में एक एक्ट आया था। इसके तहत जब कार्रवाई हुई तो डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ कमी आई। तो अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है ना, उससे कभी कभी गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। कैसे? कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि पार्लियामेंट पूरा का पूरा ऐसा एक्ट पास कर देता है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, एक समुदाय को फ़ायदा होता है। सो यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, 27% रिजर्वेशन दे दिया था पार्लियामेंट ने 1991 में सीट्स को लेकर ओबीसी को। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 27% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट जॉब में
वो केवल ओबीसी के लिए रिजर्व रहेंगी। अब इसके अगेंस्ट जो बाकी की कम्युनिटीज़ थी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई ऐसा क्यों करोगे, आप ये तो राइट टू इक्वेलिटी ख़त्म कर रहे हो, बराबरी का अधिकार ख़त्म कर रहे हो। सो इसमें जो है बहुत सारे पिटीशंस आपके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए क्यों? क्योंकि देश की बात थी। इंडिया के सारे केसेस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर मान लो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और उत्तर प्रदेश में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ के हाई कोर्ट में जाओगे। तो यहाँ पे जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए फैसले भी बदल सकता है अगर जो फैसला लिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मतलब असंवैधानिक हो, मतलब संविधान के तहत ना हो, संविधान के नियम कानून के हिसाब से ना हो। इसको कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सच्चा रक्षक है, जो सबसे बड़ा रक्षक है, वो कोर्ट ही है, क्योंकि कोर्ट संविधान का रक्षक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है और लोगों का भी रक्षक है। सो गवर्नमेंट से भी हमें कौन बचा सकता है? कोर्ट। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो कि 1950 से लेके 1980 तक पार्लियामेंट ने हंड्रेड्स ऑफ लॉज बनाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 22 लॉज को, 22 कानूनों को क्या करार दिया? इनवैलिड, अवैध। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट बेस्ड अकॉर्डिंग टू द वेरी आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉज हैं संविधान में लिखे हुए उसके हिसाब से नहीं था। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं बिहार का। सो पटना हाई कोर्ट ने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये 1950 में आया था, और बिहार नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस, इन दोनों को पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी बिहार गवर्नमेंट ने ये लॉज बनाए थे, एक्ट बनाए थे, ये संविधान के हिसाब से नहीं थे। सो इसके बाद हम देखते हैं सिटीजन्स, जो हम लोग आम नागरिक होते हैं, हम सबका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अपने कानूनों को शेप करने का, लॉज को शेप करने का। हमारी ड्यूटी केवल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने पर, एमपी या एमएलए को इलेक्ट करके ख़त्म नहीं हो जाती, बट हमें ये भी देखना है कि वो जो हमने चुने हैं एमपी या एमएलए, वो सही तरह से कानून बना रहे हैं या नहीं। अगर वो सही से कानून नहीं बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो अब चलो इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे कि दो महान व्यक्ति, एक थे मिस्टर नेल्सन मंडेला और दूसरी थी रोजा पार्क्स, अलग अलग देशों में। पहले बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, किसके खिलाफ? व्हाइट कॉलोनियल पावर के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका में केवल ब्रिटिश नहीं, बहुत सारे व्हाइट यूरोपियंस थे। सो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर नॉन वायलेंस प्रैक्टिस किया, जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस किया था इंडिया में, अहिंसा परमो धर्म। सो नॉन वायलेंस इन्होंने भी प्रैक्टिस किया गांधी जी की तरह, और इनको जो है 27 ईयर्स प्रिजन में रहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। और इसके बाद जब ये निकले तो उसके 4 ईयर्स के बाद इन्हें इवन प्रेसिडेंट भी बनाया गया और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। सो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 27 ईयर्स जेल में रहने के बाद भी प्रेसिडेंट बने। सो मिस्टर नेल्सन मंडेला ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आप प्रोटेस्ट अच्छे से करो तो आप कॉलोनियल पावर को भी अपने देश से भगा सकते हो। नेक्स्ट है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जो थी ये अमेरिका में थी। शी वाज ब्लैक, निग्रो रेस, जैसे क्रिस गेल, मिस्टर बराक ओबामा, ये लोग निग्रो रेस से आते हैं। आपका जो एक WWE फाइटर है रॉक के नाम से, जिसको आप जानते हो, सो ये भी उन्हीं के रेस से बिलोंग करती हैं, रोजा पार्क्स। और इन्होंने अमेरिका में एक वाइट को सीट नहीं दी। अमेरिका में एक नियम था कि अगर कोई वाइट खड़ा हुआ है और कोई भी ब्लैक सीट पे बैठा हुआ है बस में या ट्रेन में, तो उसको सीट छोड़नी पड़ती थी। लेकिन रोजा पार्क्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीट पर बैठी रही और उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। इसके बाद वाइट ने विरोध किया और अब सारे ब्लैक्स रोड पर उतर गए। इवन लोगों ने बस पर फ्लोर पर बैठ के इसका प्रोटेस्ट किया।
सड़कों पे लोग निकल आए, लोग इक्वालिटी मांगने लगे, लोग वोटिंग राइट्स मांगने लगे। और ये जो ब्लैक्स थे, इन्हें अमेरिका में पहले ना ही तो वोटिंग राइट्स थे, क्योंकि ये स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे पहले। सो जब अमेरिका आज़ाद हुआ फिर भी इन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाता था। बट इन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ की गवर्नमेंट को विवश कर दिया कि उनको सिविल राइट्स एक्ट 1964 पास करना पड़ा, जिसके बाद सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक लेडी की वजह से, जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई। सो ऐसे होता है प्रोटेस्ट, और ऐसे गवर्नमेंट को लोग विवश करते हैं अपने लिए लॉज बनाने के लिए। सो ये सब पढ़ने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पे, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।